गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तक हमने विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का क्रिया का अध्ययन किया, लेकिन आज हम अविकारी पद से शुरू कर रहे हैं। अविकारी पद किसे कहते हैं? जिन शब्दों का स्वरूप लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर अपरिवर्तित यानी कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण अविकारी का मुख्य भेद है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो काम किया जाता है उसकी जो शब्द विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे घोड़ा तेज़ दौड़ता है, घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ शब्द क्या है? दौड़ने की विशेषता, तो तेज शब्द हो गया क्रिया विशेषण। सीता ने मधुर गाना गाया। सीता ने कैसा गाना गाया? मधुर गाना गाया, यानी कि यह भी उसके गाना गाने की विशेषता हो गई, तो ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का अर्थ क्या होता है? समय। ठीक है, भी जो शब्द काम के होने के समय की विशेषता बताए वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रातः, सायं, दोपहर। जैसे हम कहते हैं भी प्रातः काल भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है, तो अब हम इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी कब भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है, तो उसका हमारा आंसर क्या आएगा? प्रातःकाल। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहते हैं पुजारी जी ने सायं को आरती की, या बच्चे सायं को बाहर खेलते हैं, तो यह भी समय के बारे में बता रहे हैं। आज दोपहर वर्षा होगी, तो यह भी समय। आज वह दिल्ली जाएगा, कल वह बाजार गया था, वह प्रतिदिन घूमने जाता है। तो यानी कि ये सभी शब्द क्या है? प्रातः, सायं आदि समय के बारे में बता रहे हैं। और इसकी पहचान होती है कि जब हम कब लगाकर हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो वे शब्द, वे वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर हो गया ये? जैसे हर्ष आज दिल्ली गया है, श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ये सभी कालवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में विशेषता बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेज़ के ऊपर पुस्तक रखी है, मेज़ के नीचे बिल्ली बैठी है, सीता गीता के दाएं बैठी है, सीता गीता के बाएं बैठी है। उसके बाद हम कह देते हैं विराम के निकट श्याम बैठा है। ठीक है, और यह पुस्तक अलमारी में रख दो। यानी कि ये सभी क्या कहलाते हैं? हमें वस्तु के यानी कि क्रिया के स्थान के बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद हम कहते हैं वृक्ष के नीचे ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ये भी स्थान की बात आ रही है। तो या इसका मतलब हो गया, अगर हम ये कहीं भी वृक्ष इसके हम कह देते हैं भी ऋषि कहाँ बैठे हैं, तो हम कहेंगे वृक्ष के नीचे ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो स्थान की विशेषता हो गई, तो ये कहलाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है काम करने का ढंग या तरीका, यानी कि वो काम कैसे किया गया उसे हम कहेंगे, उस शब्द को कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हम कहते हैं सीता धीरे धीरे बोलती है, तो वह कैसे बोलती है? धीरे धीरे बोलती है। वह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, हमने पहले भी बात की। या वह बहुत तेज़ चलती है। राम अचानक से घर आ गया, श्याम ने सावधानीपूर्वक कार्य किया, वह एकाग्रता से पढ़ता है, उसने भली भांति कार्य किया। तो अब आप देखोगे इन सभी वाक्यों में अगर हम कैसे लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तो वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसकी पहचान क्या हो गई कि कैसे लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलने से पर वह वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा।
उसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मतलब अब हम इसमें कहेंगे भी जो शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में विशेषता बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं बालक ने दूध कम पिया है, ठीक है, तो हम इसको प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा, बालक ने कितना दूध पिया है। गाय ने अधिक चारा खाया है, कितना चारा खाया है। श्याम ने पर्याप्त फल खा लिए, कितने फल खा लिए, ठीक है। अल्प का मतलब भी कम होता है, तनिक थोड़ा सा, यानी कि ये सभी हमें क्या कर रहे हैं, उस क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो अब आपको पहचान हुई, जब जिस वाक्य में हमें जिस शब्द से हमें समय का पता चले और कब लगाकर प्रश्न का उत्तर मिले, कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द में हमें स्थान का पता चले और कहाँ लगाकर प्रश्न का उत्तर मिले, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से हमें काम करने के ढंग की विशेषता पता चले और कैसे लगाकर प्रश्न का उत्तर मिले, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और जिस शब्द से हमें किसी भी काम की मात्रा का पता चले और वह कितना लगाकर प्रश्न का उत्तर मिले, तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये पहचान के रूप में आप याद रखोगे, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ठीक है। तो ये है क्रिया विशेषण। अब आपकी बुक के अंदर जो गतिविधि दी हुई है उसमें बताया वाक्य दिए गए हैं कुछ, और उसके आधार पर हम उसके भेद का नाम बताएंगे। जैसे इधर उधर क्यों घूम रहे हो, ये कहाँ घूम रहे हो, स्थानवाचक। सूर्य धीरे धीरे उदय होता है, सूर्य कैसे उदय होता है, तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक का उदाहरण। सुनील ऊपर बैठा है, सुनील कहाँ बैठा है, तो यह कहाँ से हमारा कौन सा था, स्थानवाचक। पानी तेजी से बह रहा है, पानी कैसे बह रहा है, तेजी से, तो ये हमारे काम करने के ढंग का पता चलता है, रीतिवाचक। पानी का गिलास नीचे रख दो, पानी का गिलास कहाँ रख दो, ये हमें स्थान के बारे में पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका स्थानवाचक, ठीक है। उसके बाद है आपके क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। अब आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है अचानक शब्द दिया हुआ है, तो हमें इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो है राम को अचानक जयपुर जाना पड़ा, इसका प्रश्न क्या बनेगा, राम को कहाँ अचानक कहाँ जाना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद बाहर, वह बाहर गया है। ऊपर, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। ध्यानपूर्वक, जूही ध्यानपूर्वक अपना काम करती है। अधिक, आज अधिक वर्षा हुई, तो ये सभी क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। अचानक, बाहर, ऊपर, ध्यानपूर्वक, अधिक, तेजी से, धीरे धीरे, ये सभी क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं और इनका लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपका पेज नंबर 194 के ऊपर इसी क्रिया विशेषण टॉपिक के बाद आपके दी हुई है शब्द रचना में त्रुटियां व निदान। निदान का मतलब क्या होता है, उपचार करना, यानी कि इसके कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण बालक शब्द रचना में अनेक प्रकार की गलतियां करता है, त्रुटियां करता है। तो सबसे पहला कारण होता है शीघ्रता के कारण, अशुद्ध उच्चारण करता है वह। कई बार पारिवारिक कारण भी होता है जिसके कारण बालक शब्द रचना में त्रुटियां करता है। सामाजिक कारण भी हो सकता है और क्षेत्र विशेष की भाषा के कारण भी बालक शब्द रचना में त्रुटियां करता है। उसका निदान कैसे किया जा सकता है, उसका शुद्ध उच्चारण करवाया जाना चाहिए। श्रवण संबंधी दोष जो है वो दूर किए जाने चाहिए। श्रुत लेख, यानी कि श्रुत लेख सुनकर लिखने से भी बालक के अभ्यास में अभ्यास हो जाता है और वह त्रुटियां नहीं करता। सुलेख के द्वारा, कठिन शब्दों के लेखन के द्वारा भी, कठिन शब्दों को अगर वो बार बार लिखेगा तो उसमें त्रुटियां नहीं होंगी। इसी प्रकार से चार्ट या तालिका बनाई जाए अगर अध्यापक के द्वारा शुद्ध शब्दों की, तब भी बालक की शब्द रचना में त्रुटियों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अधिकतर बालक कौन कौन से शब्दों में मतलब गलतियां करते हैं, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे उज्ज्वल,
उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द बनता है उत प्लस ज्वल से, तो इसमें दोनों ज क्या होंगे, ज्वल शब्द में भी आधा ज होता है। श्रृंगार, देखो श्रृंगार, इसमें क्या होता है, ये श्र है, ये श आधा है और र पूरा है, उसके बाद री की मात्रा है, ठीक है, फिर है अनुस्वार और फिर ग प्लस आ से, यानी कि ये जो है श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार होता है, ठीक है। कई बार बालक क्या करते हैं, मैंने सारे शुद्ध शब्द लिखे हैं, बालक ऐसे लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये वाला जो र होता है, ये र अ मिल गया इसमें, तब ये पूरा र होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अ मिला देंगे तो यह री और अ दो स्वर कभी भी किसी वर्ण के साथ नहीं मिलते, इसलिए हमें इसमें मतलब ये वाला र आधा लेना है और ये इस प्रकार से ये इजी होता है। त्योहार, प्रहलाद, प्रज्वलित में ज्वलित के आगे प्र उपसर्ग लगा है। दीपावली, दीपावली में दीप प्लस आवली बना है, तो दीप में बड़ी की मात्रा होगी। कवियत्री, और उसके बाद है आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो आशीर्वाद में ये आशी के बाद विसर्ग और उसके बाद वाद, यानी कि र की आवाज़ यहाँ आ रही है। आधा जो र होता है वो हमेशा उसका उच्चारण पहले होता है, लेकिन वो लिखा जाता है अगले पूरे वर्ण के ऊपर, ठीक है। तो अब आपके ये मैंने आपको कुछ शब्द करवाए, आप इनका अभ्यास कर लेना, ठीक है। थैंक यू।